देखो, लास्ट दिन हम लोगों ने परसेंटेज किया था, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है जैसे कि अगर कभी चाय बनाए, ठीक है, साबानी है छोका दिन नीचे বানাতে জানো? আচ্ছা কি কি লাগে সেটা তো জানো? কি লাগে? চিনি দুধ। তো ওটা তো একটা মেজারমেন্টে দিতে হয় যে এতটা চাই, এতটা চিনি দেবো বা এতটা জল দেবো, ঠিক আছে? তো ওইটাই হচ্ছে রেশিও। ঠিক আছে, মানে আমরা কি করলাম যে এতটা দুধ দেবো, এতটা জল দেবো, ঠিক আছে, এতটা চা পাতা দেবো, এতটা চিনি দেবো, তো এটা কি হয়ে গেল আমাদের মেজারমেंट। ঠিক আছে, তাহলে ওটাকে আমরা কি বলি? रेशियो। तो रेशियो का मतलब है, लिखो, ए रेशियो इज फ्रैक्शनल नंबर दैट इज stated in the form A is to B। दैट इज स्टेटेड इन द फॉर्म ए इज टू बी। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग रेशियो को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं, ए इज टू बी, यानी कि और ए बाई बी, ऐसे फॉर्म में भी हम लोग रेशियो को लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो, जैसे रेशियो का मतलब होता है बेसिकली कंपेयर करना कि कितने चाय में कितना हम लोगों ने जो है चाय चाय बनाने के लिए कितना दूध दिया, कितना पानी दिया। ठीक है, तो जब कंपेयर करते हैं तो सेम टाइप ऑफ चीजों में, सेम काइंड ऑफ चीजों में कंपेयर होना चाहिए। जैसे हम लोग चाय के साथ पानी का कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों चीज लीटर में हो सकता है। ठीक है, और जो चाय का पत्ती है उसके साथ चीनी का कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों सेम काइंड ऑफ चीज है। ठीक है, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम लोग चाय के पत्ती के साथ जो है पानी का कंपैरिजन करें, ये ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो रेशियो तो हमें क्या करना है, ये एक फ्रैक्शनल नंबर होता है जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और इसका जो है ये बेसिकली क्या है, कंपैरिजन है। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन टू सेम काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, बिटवीन टू सेम काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, एक ही तरह के चीजों में कंपैरिजन होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ चीजों में कंपैरिजन नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग ऐसा कंपेयर करें कि ये मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है, इसको हम लोगों ने दिया 2 रुपया, ठीक है, इसको हम लोगों ने दिया 5 रुपया, तो दोनों को कितना कितना मिला, एक को मिला 2, एक को मिला 5, यानी रेशियो 2:5 हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा अगर बोलते हैं कि मान लो एक स्कूल में 50 स्टूडेंट है, ठीक है, सॉरी, एक स्कूल में मान लो 50 स्टूडेंट है, ठीक है, स्कूल में 50 स्टूडेंट है, और स्कूल में जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, जितने भी टीचर पढ़ाते हैं उनका सैलरी है जो है टोटल, उनको सैलरी, एक ही टीचर पढ़ाते हैं, मान लो कि उनको देना पड़ता है 10,000। क्या ये दो चीज हम लोग कंपेयर कर पाएंगे कि 15 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 10,000 टीचर को सैलरी दिया जाता है? ये दो चीज हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये तो स्टूडेंट है और ये क्या है, सैलरी है, तो ये तो कंपेरेबल आइटम नहीं हुआ। लेकिन एक को मैंने 2 चॉकलेट दिया, दूसरे को 5 चॉकलेट दिया, तो कंपेरिजन चलेगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं सेम काइंड ऑफ चीजों में कंपैरिजन होता है। ठीक है, रेशियो जो है सेम काइंड ऑफ चीजों में कंपैरिजन करेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ चीजों में कभी भी रेशियो जो है कंपैरिजन नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, यहां पर लिख लो इस बात को, वी फ्रीक्वेंटली यूज, लिखो, वी फ्रीक्वेंटली यूज द कंसेप्ट ऑफ रेशियो, कंसेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन in daily life, such as weather, such as when negotiating financial agreement, comparing our heights। अगर हम लोग स्टूडेंट लोगों का हाइट्स या फिर किसी फ्रेंड के साथ अगर मान लो अपना हाइट हम लोग मेजर करें तो वो भी कंपैरिजन होगा, भाई तुम्हारा हाइट कितना है, मेरा कितना है। एंड वेट, ठीक है, वेट का भी हम लोग चाहे तो कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टू दोज ऑफ अदर
to those of others, adding ingredients while we prepare meals इन द किचन। जैसा एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है, किचन में मील बनाते हुए भी कर सकते हैं कि कितना मान लो खिचड़ी बनाना है, कितना चावल लेना है, कितना दाल लेना है, ठीक है, तो वो भी हम लोग का हो गया कंपैरिजन, ठीक है, एटसेट्रा। बहुत सारे चीज हो सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि क्या होना चाहिए, सेम काइंड होना चाहिए, और एक चीज भी होना चाहिए, सेम यूनिट भी होना चाहिए, सेम काइंड एंड सेम यूनिट होना चाहिए, ठीक है। एक ही जैसा चीज होना चाहिए, जैसे कि दो सॉलिड आइटम है तो दो सॉलिड आइटम, दो लिक्विड आइटम है तो दो लिक्विड आइटम, और दोनों का जो है यूनिट भी सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जैसे देखो ये 2 रुपीज 5 रुपीज, ठीक है, ये दोनों रुपीज है, सेम यूनिट, लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे कि इसको 2 चॉकलेट दिया है, ठीक है, और इसको 5 रुपए दिए हैं, ठीक है, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, बिकॉज ये नंबर ऑफ चॉकलेट हो गया और ये हम लोग का रुपीज हो गया, तो इसका मतलब सेम यूनिट में नहीं हो रहा है, ठीक है, सेम काइंड सेम यूनिट। अब सेम काइंड होगा तो ऑटोमेटिकली सेम यूनिट हो ही जाएगा, ठीक है, अगर कोई चीज सेम काइंड होगा तो उसका यूनिट भी सेम हो जाएगा। अगर एक ही जैसा चीज है, अगर हम लोग चावल के साथ दाल का कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली दोनों किलो होगा, बिकॉज दोनों अगर हम लोग का सेम काइंड है तो ऑटोमेटिकली वो सेम यूनिट होगा। फिर भी सेम काइंड सेम यूनिट ये होना चाहिए। अच्छा, अब ये हो गया हम लोग का रेशियो। अब प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर दो रेशियो इक्वल है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन। जैसे मान लो कि हम लोग का रेशियो है ऐसा कुछ 2:3, और ये है मान लो 4:6, तो ये दोनों इक्वल है। कैसे, 2:3 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई, ये तो सिंप्लीफाई आगे होगा नहीं, इसको तो कर ही सकते, 4:6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, 2:3 तो होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। अगर दो रेशियो, कौन सा रेशियो है, ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, अगर दो रेशियो इक्वल है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो किसमें है, प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो लिखो प्रोपोर्शन का मतलब द टू रेशियोज आर इंटेंडेड, यहां पर लिखेंगे प्रोपोर्शन, टू ratios are intended to be directly proportionate to one another when the two sets of specified quantities are changed in a similar way. अच्छा, देखो क्या बोला है प्रोपोर्शन का, यहाँ डेफिनेशन हम लोगों ने तो पढ़ लिया, बोला क्या है, द टू रेशियोज, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ये देखो ये दो रेशियो है, 2:3, 4:6, ठीक है। द टू रेशियोज आर इंटेंडेड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू वन अनदर, मतलब ये दो रेशियो एक दूसरे के साथ, प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है इक्वल, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, इक्वल है। व्हेन द टू सेट ऑफ स्पेसिफाइड क्वांटिटीज आर चेंज्ड इन ए सिमिलर वे, मतलब दोनों को हम लोग सिमिलर वे में अगर चेंज करें, जैसे इसको भी हम लोगों ने 2:3 में ट्रांसफर कर लिया, ये भी हमारा 2:3 में ट्रांसफर हो गया सिंप्लीफाई करने के बाद। तो अगर सेम तरीके से सिंप्लीफाई करने पे दोनों इक्वल आ जाता है, क्योंकि यहाँ देख के तो लग रहा था इक्वल नहीं है, लेकिन इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो इक्वल हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन में है, ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शन के लिए क्या सिंबल यूज किया जाता है, द सिंबल, ये ऐसा 2 बार कोलन, ये ऐसा यूज किया जाता है, इक्वल के जगह ये यूज किया जाता है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 2:3 प्रोपोर्शनेट टू 4:6, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ इक्वल, इक्वल देने के जगह हम लोग इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो गया द सिंबल रिप्रेजेंट्स proportions and aids in figuring out
ambiguous numbers। ठीक है, हम लोग इस तरीके से जो भी हो, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शन को, इतना काफी है। ये एंड वाला पोर्शन अगर नहीं भी लिखोगे देन ओके, इसका कोई जरूरी है नहीं। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करते हैं, हमारे लिए यही मैंडेटरी है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो, प्रोपोर्शन में जैसे मान लो दो नंबर, अगर यहाँ पर देखो जैसे ऐसे नंबर है A:B=P:∞Q हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे A/B P/Q। तो ये एक रेशियो हो गया, ये देखो ये क्या है, ये एक रेशियो है। ठीक है, और ये क्या है, ये भी हम लोग का एक रेशियो है। क्योंकि मैंने दोनों को इक्वल से दिखा रखा है तो ये दोनों कैसे है, प्रोपोर्शन है। ठीक है, ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शन है। अब टर्म का नाम होता है, जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये टर्म को फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको सेकेंड टर्म बोलेंगे, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। इसके अलावा भी इसका एक नाम होता है। ये हो जाता है हम लोग, ये जो लास्ट का दो टर्म है, ये साइड का जो दो टर्म है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम। ठीक है, ये जो साइड का टर्म है जो कोने में रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म। ठीक है, और ये जो मिडिल का टर्म, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मीन टर्म। ठीक है, मीन या फिर मिडिल भी बोल सकते हैं, मिडिल टर्म या फिर मीन टर्म बोलेंगे। ठीक है, ये साइड का दो को एक्सट्रीम और मिडिल का जो है उसे हम लोग मीन टर्म बोलेंगे। अब इसको हम लोग देखो मल्टीप्लीकेशन भी तो कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा, AQ=BP हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर A और जो Q है वो हम लोग का हो गया एक्सट्रीम टर्म, और बी और पी जो है वो हम लोग का हो गया मिडिल टर्म। और हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या आया, ए क्यू का मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ, इससे ये जिस निकला मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिडिल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, ए क्यू जो है एक्सट्रीम टर्म था, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लीकेशन जो है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिडिल टर्म के साथ बराबर होगा। हमेशा कोई भी रेशियो में ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ एम्बिगुअस नंबर्स, एम्बिगुअस नंबर्स। अच्छा, अब देखो रेशियो जैसे हमारा सेम यूनिट सेम काइंड में होना चाहिए, क्या प्रोपोर्शन भी हमारा सेम यूनिट सेम काइंड में होना चाहिए? जैसे मान लो एक A:B है और एक Y:Z है, तो क्या ये सब सेम काइंड सेम यूनिट में होना चाहिए? नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये होना चाहिए सेम काइंड एंड यूनिट। ठीक है, ये भी होना चाहिए सेम काइंड एंड यूनिट। ठीक है, तभी तो जाके रेशियो बनेगा। लेकिन ये दोनों सेम काइंड या यूनिट में हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लो ये है, इधर लिखा हुआ है ₹2:3। ठीक है, और इधर लिखा हुआ है 4 kg/2, यहाँ पर कर लेते हैं 6 kg। ठीक है, तो ये रुपीस में है तो ये ₹2 डिवाइडेड बाई ₹3, और ये केजी में है तो 4 kg डिवाइडेड बाई 6 kg। तो ये रुपीस रुपीस कैंसिल आउट, 2:3, इधर भी केजी केजी कैंसिल आउट, 2:3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके 2/3 मतलब 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रोपोर्शन में जो है चारों डेटा, मतलब चार से भी ज्यादा हो सकता है, ये तो दो प्रोपोर्शन है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। प्रोपोर्शन में हमारा एक एक रेशियो सेम काइंड में होना जरूरी है, बट ये पूरा सेम काइंड में या सेम यूनिट में ऐसा जरूरी नहीं। अगर हो तो ठीक है, नहीं भी हो तो प्रॉब्लम नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ रुपीस रुपीस कैंसिल आउट हो जा रहा है, यहाँ किलो किलो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो बच रहा है हम लोग का 2:3 दोनों साइड। इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पर लिखो इन A:B=Y:Z, द नंबर ऑफ पैरामीटर्स of A and B should be of the same type with similar units
while Y and Z may be the separate ratios of parameters of the same type with similar units. देखो जो बोला मैंने वही लिखवाया है। इन ए इज टू बी वाई इज टू जेड, ये प्रोपोर्शन में है तभी इज टू और इक्वल लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ पैरामीटर्स ऑफ ए एंड बी का जो यूनिट है शुड बी ऑफ द सेम टाइप, ये दोनों सेम टाइप या सेम काइंड होना चाहिए विथ सिमिलर यूनिट्स। वाइल वाई एंड जेड मे बी द सेपरेट रेशियो, वाई और जेड का जो रेशियो बनाए उसका पैरामीटर जो है वो अलग हो सकता है ए बी से। ये दोनों जैसे यहाँ दिखाया था, ये रुपीस पैरामीटर का था, ये किलो पैरामीटर का था, चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों रेशियोज में पैरामीटर्स हमेशा एक साथ होना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन सेम पैरामीटर की जगह हम लोग कर ही नहीं सकते। ठीक है, विदाउट सेम पैरामीटर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, और रेशियो जो है वो कंपैरिजन ही बताता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये तो मैंने बता ही दिया था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म होता है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सेम टाइप विथ सिमिलर यूनिट्स। प्रोपोर्शन कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, बोला हुआ है फिर भी एक बार लिख लो। ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी अगर है तो इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए इज टू बी प्रोपोर्शन टू सी इज टू डी। ठीक है, अच्छा अब प्रोपोर्शन और रेशियो के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शन में हम लोग का क्या हो जाता है, रेशियो में हम लोग सेम काइंड और सेम यूनिट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, और प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, दो रेशियोज को कंपेयर करते हैं, एक रेशियो और एक रेशियो। ठीक है, तो वो चारों चीज हमारा मतलब वो इंडिविजुअली हमारा जो है एक ही यूनिट में हो ऐसा जरूरी नहीं है, दो दो रेशियोज एक होना चाहिए। ठीक है, अच्छा रेशियो के लिए हम लोग यूज करते हैं सिर्फ इस टू साइन, प्रोपोर्शन के लिए यूज करते हैं ये वाला साइन। ठीक है, अच्छा और इसे हम लोग एक्सप्रेशन में ये जो है रेशियो को, ये पॉइंट लिख लो, ये रेशियो को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, रेशियो को हम लोग डिफाइन करते हैं एज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, और प्रोपोर्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोपोर्शन हो जाता है हम लोग का एज एन इक्वेशन। इसको हम लोग इक्वेशन की तरह डिफाइन करते हैं, क्योंकि जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो एक इक्वेशन बन जाता है। जैसे कि सपोज अगर ऐसा हो x बाई वाई इक्वल टू 2/3, तो इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन सिर्फ x इज टू वाई ये एक्सप्रेशन है, इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं एक्स इज टू वाई में, इसीलिए बोलते हैं कि ये सिर्फ एक्सप्रेस किया जाता है, इसमें हम लोग का जो है कोई इक्वेशन जनरेट नहीं होता है। तो डिफरेंसेस क्या है, एक तो साइन का डिफरेंस है, इसमें सिर्फ ऐसा साइन यूज होता है इस टू साइन, इसमें हम लोग का यूज हो जाता है दो बार कोलन यूज होता है। रेशियो जो है दो डेटा पे कंपैरिजन है, प्रोपोर्शन जो है दो रेशियो अगर इक्वल है तो वो प्रोपोर्शन में है, ये एक्सप्रेशन होता है और इससे हम लोग इक्वेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग इससे क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रोपोर्शन और इक्वेशन पे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, देयर आर 63 students available in 8th class. The number of students who want to study Sanskrit and
the number of student who want to study mathematics, is expressed in the ratio, 5:2. Calculate the number of student who want to study Sanskrit and those who want to study mathematics. देखो बोल रहा है कि ऐसा देखो, there are 63 students available in 8th class. Class 8 में total 63 students है, जिसमें से number of student who want to study Sanskrit and the number of student who want to study mathematics. जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं और जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं उसका रेशियो है 5:2. इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी संस्कृत, पहले संस्कृत दिया है, मतलब 5:2 में 5 किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट संस्कृत के, और 2 डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ का. ठीक है. अच्छा, अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वांट टू स्टडी संस्कृत, तो बोल रहा है कि नंबर बताओ. ये तो कंपैरिजन है, ये रेशियो है. तो एक्चुअल नंबर क्या है, नंबर को मतलब शॉर्ट करते करते ये 5:2 में ट्रांसफर हो गया, लेकिन एक्चुअली कितने नंबर है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट तो 63 है. तो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, बहुत सारे तरीका होता है कैलकुलेट करने का. তোমার কোনো জানা থাকলে বলো কিভাবে হবে. xy ধরে নেই, xy ধরতে পারে, এমনিও হতে পারে. ये देखो ऐसे भी हो सकता है. टोटल 63 स्टूडेंट है, टोटल रेशियो कितना है, टोटल 5 इक्वल टू 63, 7. टोटल रेशियो 5+2. हाँ मतलब 5:2 मतलब ये हो गया. तो इसका टोटल अगर रेशियो का टोटल करते हैं 5:2 का, तो ये कितना होता है, 7 होता है. ठीक है. तो इसका हम लोग बोल सकते हैं कि आउट ऑफ 7 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट क्या पढ़ता है, संस्कृत. तो 63 स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट संस्कृत पढ़ते होंगे. ये तो रेशियो हम लोग मैथ्स पे बचपन में इस तरीके से करते हैं ना, रेशियो को 5:7 में डिवाइड कर लेते हैं. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45. ठीक है. और अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें 2/7 इंटू 63, क्योंकि आउट ऑफ 7 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, मैथ. तो ये हो गया हम लोग का संस्कृत और ये हो गया हम लोग का मैथ. ये एक रूल्स है, इसको कर सकते हैं, नॉर्मल तरीका है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा. या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि 5x स्टूडेंट्स जो है क्या पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, और 2x स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर मैथ्स पढ़ते हैं. ठीक है. अच्छा, अब x ही क्यों होगा, x दोनों में ही x क्यों होगा, एक्चुअली जब रेशियो को, हाँ जब रेशियो को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वल डेटा से ही तो हम लोग कैंसिल आउट. जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिखा था 4:6, तो इसको भी मैंने 2 से डिवाइड किया, इसको भी मैंने 2 से डिवाइड किया. तो इसका मतलब दोनों में हम लोग सेम डेटा से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं. तो वैसे ही सेम डेटा ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी रेशियो बनेगा. अब 5x + 2x इक्वल टू कितना है, 63. ठीक है. वो तो रेशियो था. अब इसमें x लगा दिया, मतलब जितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हम लोग का एक्चुअली क्या हुआ है, 45 और 18 को सिंप्लीफाई करते करते ही तो ये आया है, ऐसे करके, है ना, 5:3 आया है. तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करके एक्चुअल डेटा ढूंढ रहे हैं. तो एक्चुअल डेटा 5x + 2x इक्वल टू 63, तो 7x इक्वल टू 63, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9. ठीक है. तो ये x का वैल्यू हो गया. तो संस्कृत के कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, संस्कृत के स्टूडेंट हो गए 5 × 9. ठीक है. और मैथ्स के कितने स्टूडेंट हो गए, 2 × 9 यानी 18. कोई भी एक तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता. जब भी मल्टीप्लाई करना है रेशियो में हमेशा सेम डेटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा.
ठीक है। So, अब क्वेश्चन नंबर 2, R and S started an electronic shop and decided to divide the profit between them in the ratio of 7:5. The total profit from that shop is rupees 12,000 by the end of the financial year 2022. What will be the individual profit share for both R and S? देखो बोला है कि आर एंड एस स्टार्टेड एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप, दोनों ने एक दुकान ओपन किया, इलेक्ट्रॉनिक शॉप ओपन किया, डिसाइडेड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम इन द रेशियो, बोला है कि 7 हिस्सा तुम्हारा 5 हिस्सा मेरा, इस तरीके से आर और एस। ठीक है, अगर हम लोग आर है तो 7 जो है 7 आर का और एस का 5। द टोटल प्रॉफिट फ्रॉम द शॉप 12,000 बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022 के एंड पे इनका प्रॉफिट हुआ 12,000। अब आर एस को इंडिविजुअली कितना कितना मिलेगा, रेशियो में तो 7:5, लेकिन अमाउंट में बोलेंगे तो कितना मिलेगा। तो सबसे पहले सिंपल तरीका, जैसे रेशियो बनाते हैं 7 बाई कितना हो जाएगा 12। ठीक है, आउट ऑफ 12 7 किसका हिस्सा है, पहले जिसका नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है, उसी का हिस्सा माना जाता है आर का। और एस का कितना हो जाएगा 12,000 इंटू 5/12। अब देखना पड़ेगा 12,000 से डिवाइड करेंगे 1,000, 1,000 इंटू 7 7,000, तो यहाँ पर बाकी बचा हुआ 5,000 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, या तो ऐसे कर सकते हैं अपने आंसर या फिर x। ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट मान लेते हैं 7x एंड 5x। ठीक है,
तो 7x प्लस 5x इक्वल टू कितना हो रहा है? 12,000। ये हम लोग का हो जाएगा लेट द प्रॉफिट बी। ठीक है, ये तो एजम्पशन है, तो हम लोग मान रहे हैं। तो 12x इक्वल टू 12,000, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 1,000। मतलब ये 1,000 x का आंसर हमें ये बताता है कि 7 में 1,000 मल्टीप्लाइड था। ठीक है, तो इससे हम लोग जो है एक्चुअल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो r का हो जाएगा 7x, यानी 7 इंटू 1,000, 7,000, और s का हो जाएगा 5x, यानी 5 इंटू 1,000, यानी कि 5,000। दोनों में से कोई भी एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बट जितना टाइम बचाया जाए उतना अच्छा है। तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे। नॉर्मल जो रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये वाला तो पता ही होता है। ठीक है, इससे हम लोग आराम से कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ Abhishek travels a distance of 25 kilometer in 5 hours, how much distance can he travel in the time of 8 hours? तो बोला है कि अभिषेक ट्रैवल कर सकता है 25 किलोमीटर 5 आवर्स में, तो वो 8 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगा? तो नॉर्मल यूनिटरी मेथड मैंने যেটাকে ঐকিক নিয়ম বলে সেটা করেও করতে পারে। बाकी ये क्वेश्चन हम लोग का प्रोपोर्शन का है। ठीक है, नॉर्मल यूनिटरी मेथड में कर सकते हैं ना। जैसे हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर कोई 5 घंटे में जा रहा है 25 किलोमीटर, ठीक है, तो 1 घंटे में कम ही जाएगा, तो डिवाइड 25/5। तो 8 घंटे में कितना जाएगा? एक से ज्यादा ही जाएगा, तो 25/5 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर। ठीक है, ये तो आसानी से आंसर निकल ही गया हम लोग को। अगर मतलब सॉल्व करने हम लोग नॉर्मल चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। अब इसका प्रोपोर्शन, ये क्वेश्चन रेशियो का नहीं है, ये प्रोपोर्शन का है। कैसे प्रोपोर्शन का है? यहाँ पर हमें बोला है कि 25 किलोमीटर जाता है 5 आवर्स में। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब 8 आवर्स में कितना जाएगा? तो एक आवर्स रिलेटेड डेटा है और एक किलोमीटर रिलेटेड डेटा है। ठीक है, तो हम लोग का रेशियो किस में होगा? किलोमीटर किलोमीटर, आवर आवर। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ही ट्रेवल लेट ही ट्रेवल एक्स किलोमीटर इन 8 आवर्स, ऐसा हम लोग मान सकते हैं, जो हमें आंसर निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो अब हम लोग रेशियो कैसे निकालेंगे? हम लोग रेशियो ऐसे निकाल सकते हैं, 25 किलोमीटर इज टू कितना? यहाँ पर x किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अब ये 25 पहले लिखा है, तो यहाँ पर उसका ट्रेवलिंग टाइम लिखना पड़ेगा। 25 किलोमीटर कितने आवर्स में जाता है? 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 सॉरी आवर, 5 आवर। ठीक है, और ये x किलोमीटर कितने आवर में ट्रेवल हो रहा है? 8 आवर। अब ऐसे करो, 25/x, यहाँ पर लिखेंगे किलोमीटर, यहाँ पर भी लिखेंगे किलोमीटर, फिर 5 आवर बाई 8 आवर। ठीक है, तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल आउट, और ये आवर आवर कैंसिल आउट। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो 5x इंटू 5 इक्वल टू 25 इंटू 8, देयरफॉर x इक्वल टू 25 इंटू 8/5, बात तो वही वन बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 40, x का वैल्यू 40। x क्या माना था? कितना ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब 8 आवर्स में कितना ट्रेवल करेगा? 8 आवर्स में ट्रेवल कर लेगा 40 किलोमीटर। जैसे भी निकालो आंसर एक ही जैसा है। देखो,
अच्छा, अब 4th नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। calculate the numbers whose sum is 88 and they are written in the ratio 4:4। ठीक है। हम लोग को बोला है कि वो दो नंबर कैलकुलेट करके बताओ जिसका टोटल करने से, सम यानी टोटल करने से 88 होगा, और उनको हम लोग अगर रेशियो में लिखते वो दो नंबर को तो 4:4 होगा। देखो कैलकुलेट करके क्या होगा। এইটা 4:4 এর রেশিও হয়ে আছে তাই তো? 88 টা দুটো নাম্বারের টোটাল। তো স্যার হ্যাঁ ওই দুটো নাম্বারের রেশিও 4:4। ফর্টি ফোর করে 44 44 টা কি মানে দুটোর? 44 করে আছে জিনিসটা, মানে একটা দুটো মিলে 44 করে আছে। মানে দুটো নাম্বার हाँ 44 है। ये देखो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि सिंपल तो एक तरीका है कि रेशियो का टोटल 8 हो रहा है, मतलब 88 को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, और उसके लिए हमें रेशियो दे दो 1:1 হাফ করলেও হবে বা 4/8 করলেও হবে, একই ব্যাপার, ঠিক আছে। तो 4/8 तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 44, ठीक है, ये कैलकुलेशन करने से और एक बार सेम ही आंसर आएगा क्योंकि डेटा बिल्कुल सेम है 44। और अगर हम लोग x मान के करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी 4x एंड 4x, ठीक है, और ये दोनों का टोटल 4x प्लस 4x 88, तो 8x इक्वल टू 88। तो इससे हम लोग कंक्लूजन ला सकते हैं कि x इक्वल टू 88/8 यानी कि 11, ठीक है। तो नंबर क्या क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 4x यानी कि 4 इंटू 11 44, ठीक है, और अदर वन नंबर ऐसे लिख सकते हैं, और अदर नंबर 4x यानी फिर से 4 इंटू 11 यानी कि 44।
तो ये सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है, ऐसे करके हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये हम लोग का 4th नंबर हो गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज देखेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन कितने तरह का होता है, तो यहाँ पर लिखो टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो प्रोपोर्शन हम लोग का मेनली दो तरीके का हो सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सेकंड है इनवर्स, इनवर्स प्रोपोर्शन। अच्छा, अब दोनों को समझ लेते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है इनवर्स, इनवर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जैसे तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो कि अगर डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और अगर ऑपोजिटली डिमांड कम हो रहा है तो सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो रहा है, क्योंकि इंक्रीज तो दोनों ही इंक्रीज, डिक्रीज तो दोनों ही डिक्रीज। और इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल जैसे देखो, इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, अच्छा ये लिख लो फिर बताते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ठीक है। जैसे कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है, कम। প্রাইস বাড়লে ডিমান্ড কম हो जाए, তার মানে একটা যদি ইনক্রিজ হচ্ছে একটা ডিক্রিজ হচ্ছে। इनवर्स, इनवर्स का मतलब ही होता है ऑपोजिट, ठीक है। इनवर्स का मतलब ही होता है ऑपोजिट। जैसे मान लो 2/5 है, इसका इनवर्स क्या होता है 5/2, ठीक है। और इसको अगर हम लोग इस तरीके से समझने चाहे तो ऐसा होगा, प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ जाता है, और अगर प्राइस कम होता है, प्राइस कम हो जाता है चीजों का, तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हमें सस्ते में, मतलब प्राइस कम होने का मतलब सस्ते में कुछ मिलेगा तो हम लोग उससे स्टोर भी कर लेते हैं ना कभी कभी, जैसे आलू प्याज ये सब कभी कभी महंगा हो जाता है तो हम लोग उससे खरीदना बंद कर देते हैं, तो प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गया। लेकिन अगर सस्ता हो जाता है तो फिर हम लोग सोचते हैं कि स्टोर करके रख ले, तो प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाता है। और वैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का और एक एग्जांपल भी हो सकता है, इनकम बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है। अगर किसी का इनकम बढ़ रहा है मतलब सेल बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ेगा। और बाई चांस अगर इनकम कम दिख रहा है तो प्रॉफिट का भी चांसेस हो जाएगा कि वो भी कम होने लगेगा। इसका और एक एग्जाम्पल भी हो गया, ठीक है। तो जो भी हो, प्रोपोर्शन में हमें क्या है कि अगर हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब दोनों ही वैल्यूज हमारे बढ़ रहे हैं, और अगर मतलब या तो बढ़ रहे हैं या तो घट रहे हैं, दोनों ही सेम तरीके से सेम डायरेक्शन में मूव होना चाहिए। और अगर एक एक और दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो रेशियो प्रोपोर्शन में बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। बस इतना सही है, हमें इतना ही करना है। अब थोड़ा सा स्क्वायर रूट जो है थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं अभी टाइम, चलो स्क्वायर रूट पूरा नहीं होगा, देखते हैं जितना होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे अगर ऐसा लिखते हैं लाइक 16 और इसमें ऐसे रूट सिंबल लगाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। इसका आंसर क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। तो सिंबल जो है स्क्वायर रूट के लिए यूज होता है हम लोग का ये वाला साइन, तो लिखो द सिंबल फॉर
a square root is a दिस साइन, ठीक है, ये स्क्वायर रूट का साइन, ये हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है वो भी थोड़ा लिख लो। एनी स्क्वायर रूट, एनी स्क्वायर रूट when multiplied by the same number, the result is original number. For a perfect square number, for a perfect square number, we obtain perfect square root. ठीक है, ठीक है सर, देखा हम। कोणता बोलो? For a perfect square number, we obtain perfect square root. अच्छा देखो, पहला लाइन तो हमें सिंबल पता है, वो तो हमें पता ही है कि स्क्वायर रूट का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी यूज कर लिया जाता है, ऐसे भी लिख दिया जाता है, तो भी सेम ही बात है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, एनी स्क्वायर रूट, ठीक है। जैसे कि ये 16 रूट ओवर ऑफ 16, अगर इसको मल्टीप्लाइड करते हैं सेम नंबर से, मतलब फिर से रूट ओवर ऑफ 16 से मल्टीप्लाइड करते हैं, तो ओरिजिनल नंबर आ जाता है। मतलब कितना आ जाएगा, 60, 2 बार स्क्वायर रूट, तो ये ओरिजिनल नंबर आ गया। मतलब ये ओरिजिनल नंबर का तो स्क्वायर रूट था, तो अगर 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा ओरिजिनल नंबर, जैसे √2 इंटू √2, ये पता ही हम लोग करते हैं, 2 होता है। √4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होता है, ठीक है, ये होता है। बट इसका लॉजिक क्या है वो भी हम बता देते हैं थोड़ा सा। ये देखो, एक्चुअली लॉजिक ये है कि ये स्क्वायर रूट का मतलब नहीं, यहाँ पर 2 होता है, जो कि लिखने का जरूरत नहीं होता है। अगर 2 के अलावा कुछ और हो, तो जैसे मान लो ये स्क्वायर रूट है, क्यूबिक रूट भी होता है, क्यूबिक रूट में यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है, और 3 लिखना मैंडेटरी है। 2 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 16 - 5, तो इसके आगे प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन 5 अगर माइनस फॉर्म में है तो लिखना जरूरी है। जस्ट लाइक दैट कि स्क्वायर रूट पे हमें 2 लिखना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन स्क्वायर के अलावा क्यूबिक और या फिर फोर्थ रूट ऐसे होता है, तो उसमें हमें वो लिखना पड़ता है। अब इस चीज का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 टू दी पावर हाफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 टू दी पावर 1/3। अगर यहाँ 4 हुआ तो इसको हम लोग लिखेंगे 16 टू दी पावर 1/4। ये कंसेप्ट हो गया। अब लॉजिक समझते हैं कि 2 √16 को मल्टीप्लाई करने से एक 16 क्यों आ जाता है। तो देखो, यहाँ पर 16 इंटू 16 कर लिया हम लोगों ने, तो अभी अभी मैंने बताया इसका मतलब 16 टू दी पावर हाफ और मल्टीप्लाइड बाय 16 टू दी पावर हाफ, ठीक है। कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब इम्प्लाइड कि 2 है। अच्छा, अब 16 टू दी पावर हाफ, अब 16 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर टू दी पावर हाफ, और ये 16 को भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर टू दी पावर हाफ। अब अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर जो दो पावर है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, मैथ्स का रूल्स। तो 4 2 इंटू हाफ इंटू 4 2 इंटू हाफ, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। इधर से बचता है 4 और इधर से बचता है 4, दोनों मिलके कितना हो गया, 16। इसीलिए दो रूट को मल्टीप्लाई करने से सेम वैल्यू का, तो वो ओरिजिनल नंबर हमें दे देगा, ठीक है, ये होता है।
फिर बोला है फॉर ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। जैसे 16 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग ऐसे करते हैं रूट ओवर ऑफ 23, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका आंसर पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर से हमें क्या मिलता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट मिलता है, ठीक है। वही चीज बोल रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, इसका एक एग्जाम्पल दिखा देते। चलो यहाँ पर लिखो कि अगर हम लोग 2 स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 4, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट ओवर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ये लाइन वही बोल रहा है कि अगर हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं, जैसे कि 2 स्क्वायर 4 हो गया, अब उसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो वही नंबर आएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है, अगर हम ऐसे लिखते हैं 2 पॉइंट, ऐसे देखो, ऐसे अगर हम लोग लिखते हैं 1.33333 चलता ही जा रहा है, इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका तो परफेक्ट स्क्वायर का देखो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट करने से फिर वो ओरिजिनल नंबर हमें मिलेगा। अगर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखो ए परफेक्ट स्क्वायर is defined as a number that can be expressed as the square of the number from the natural number. अच्छा, लिखो फिर बता दो। अगर हम लोग किसी नेचुरल नंबर का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब बता रहा है, परफेक्ट स्क्वायर इज डिफाइंड एज ए नंबर, परफेक्ट स्क्वायर एक नंबर है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर ऑफ द नंबर फ्रॉम द नेचुरल नंबर। मतलब अगर हम लोग किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे मान लो 1, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि परफेक्ट मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे कि एक हमारा इमेजिनरी नंबर भी होता है, जैसे किसी नंबर में अगर आई लगा हुआ है, ठीक है, ये आई जो है ये हम लोग का नेचुरल नंबर नहीं होता है, ये हम लोग का जो है इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो ये सब का नहीं होगा। अगर हम लोग नेचुरल नंबर लेते हैं और उसका हम लोग अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। और इनपरफेक्ट क्या होगा, देखो, इनपरफेक्ट स्क्वायर, लिखो इनपरफेक्ट स्क्वायर are numbers those numbers whose square root contain fraction और decimals, फ्रैक्शन और डेसिमल्स, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट कर रहे हैं जिसका आंसर हमारा फ्रैक्शन या डेसिमल में आ रहा है, ठीक है, तो वो हम लोग का इम्परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि देखो एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, जैसे एक डेटा लेते हैं, जैसे मान लो हम लोग ऐसे लिखते हैं 2.39, ठीक है, इसका हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, इनटू इक्वल टू करने से कैलकुलेटर, तो ये 5.7121 आ गया, ठीक है। ये 2 बार मल्टीप्लाई किया मैंने, क्या किया 2.39 2.0, तो इसका आंसर कैसे आ गया, डेसिमल में। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। लेकिन अगर हम 2 into 2 करते हैं तो ये देखो
ये क्या हो गया, ना तो डेसिमल है ना तो फ्रैक्शन है, लेकिन अगर हम 2.1 इंटू 2.1 करेंगे तो मेरा आंसर कैसे आ गया। अब इसको अगर हम लोग, ये तो मेरा डेसिमल में आ गया, डेसिमल মানে দশমিক, এবারে আমি যদি এটাকে মানে ডিভাইড করি তাহলে 441/10 হবে, কারণ 44.1 কে আমি যদি এটা, তাহলে এটা আমার কিসে চলে এলো, ফ্র্যাকশনে চলে এলো। বলছে যদি ফ্র্যাকশন বা ডেসিমেলে আসে তাহলে কিন্তু ওটা কি হয়ে যাবে, ইমপারফেক্ট স্কয়ার। কিন্তু যদি ফ্র্যাকশন বা ডেসিমেল আসছে না, এরকম ডেটাতে আমরা ইউজ করি, তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো, পারফেক্ট স্কয়ার। তো ওটা বলছে ন্যাচারাল নাম্বার হলেই পসিবল হবে, ঠিক আছে, এই জিনিসটাই বলেছে, আর কিছু না, পারফেক্ট আর ইমপারফেক্ট স্কয়ার। अच्छा এবার হচ্ছে मेथड्स। अब लिखो मेथड्स। मेथड्स क्या क्या है, एक है हम लोग का रिपीटेटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, रिपीटेटेड REPEATED, रिपीटेटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। नेक्स्ट होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, एस्टिमेशन मेथड, एस्टिमेशन, और लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, ये 4 मेथड्स होगा, जिसमें से आज हम लोग 2 ही करेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा। लॉन्ग डिवीजन मेथड, टाइम फैक्टराइजेशन मेथड। एस्टिमेशन मेथड, a long division method। Long division. लॉन्ग डिवीजन, अच्छा फर्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा रिपीटेशन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ये पढ़ के देखते हैं कैसा होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। उतना यूजफुल नहीं है, नॉर्मल लाइफ में हम लोग यूज नहीं करते, बट यहाँ है तो पढ़ लेते हैं। जैसे मान लो हम लोग को स्क्वायर रूट करना है 16 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये अगर हमें बोला है फाइंड आउट करो, ठीक है, फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो नॉर्मली तुम्हें पता है क्या होगा, 4 होगा। लेकिन अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन मेथड में करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन मेथड हमें क्या बोल रहा है कि हमें ऑड नंबर से माइनस करते जाना है 16 को। तो पहला ऑड नंबर 1 होता है, तो आंसर कितना आया, 15। अब फिर से इस आंसर्ड वैल्यू को फिर से नेक्स्ट ऑड नंबर से माइनस करना है, नेक्स्ट ऑड नंबर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12। फिर 12 को नेक्स्ट ऑड नंबर से माइनस करना है, नेक्स्ट ऑड नंबर 5, तो कितना आ जाएगा 7। फिर इसको हमें नेक्स्ट ऑड नंबर से माइनस करना है 7, तो 0, जब तक 0 नहीं आता है हमें करते जाना है। तो स्टेप 1 मैंने क्या बताया, स्टेप 1 हमें क्या करना है, हम इसको कैसे लिखे, सब्ट्रैक्ट द नंबर, सब्ट्रैक्ट द नंबर फ्रॉम ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। फिर स्टेप 2 में क्या किया हम लोगों ने, अगेन सब्ट्रैक्ट, फिर से सब्ट्रैक्ट किया द आंसर इन स्टेप 1 बाय फ्रॉम नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 3 एंड सो ऑन, और ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने मेथड बता दिया कैसे लिखा, हम लोगों ने पहले सब्ट्रैक्ट यानी माइनस किया, ठीक है, नंबर को ऑड नंबर से, जो कि पहला ऑड नंबर हम लोग का 1 होता है। उसके बाद अगेन हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया, आंसर जो स्टेप 1 में आया था उसको नेक्स्ट ऑड नंबर से, जो कि 3 है, एंड सो ऑन, और ऐसा चलता जाएगा अंटिल वी गेट 0, ठीक है, अंटिल वी गेट 0। जब तक हम लोगों को 0 नहीं मिलता है ये हम लोग करते जाएंगे, ठीक है।
ये तो समझ में आ गया। अब आंसर कैसे देंगे? आंसर हमें देना है जितने स्टेप में 0 आ रहा है वही हमारा स्क्वायर रूट का आंसर होगा। तो कितने स्टेप सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आया? हाँ 1 2 3 4। तो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स टू गेट 0। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर फिर क्या हो जाएगा हम लोग का? 4 नंबर ऑफ स्टेप्स हम लोगों ने यूज किया ताकि हमारा आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। 0 आ जाए। जब तक 0 नहीं आएगा हमें करते जाना है, ऐसे माइनस करते जाना है। ठीक है, अच्छा ऐसा ही 25 का बताओ क्या होगा? सेम मेथड में 25 का करके देखो क्या होगा। कौन 5 हो जाए। फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो ये भी आसान है। सबसे पहले 25 माइनस 1 कितना होगा? 24। फिर 24 माइनस 3 कितना होगा? 21। फिर 21 माइनस 5 कितना होगा? 17 बोले। 17 माइनस 7 10। 10 माइनस 9 1। किसको तो भूल रहा है। 24 24 माइनस 3 21 21 माइनस 5 17 17 माइनस 7 10। 17 out of 16। আচ্ছা हाँ এটা 16 হবে। 16 16 माइनस 7 9। अब होगा माइनस। ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया था। अच्छा तो कितना स्टेप हो गया? 1 2 3 4 5। तो आंसर हो जाएगा 5। लेकिन ये इतना यूजफुल नहीं है। ठीक है, हम लोग ये नॉर्मली इतना झमेला नहीं लेते, ये सब हम लोग यूज नहीं करते, ये सब আমরা করি না। ঠিক আছে, আছে তাই আমি একটু বলে দিলাম, কিন্তু এগুলো আমরা ইউজ করব না। আমরা একেবারে লাস্ট মেথডটাই বেশি ইউজফুল। ঠিক আছে, আরেকটা মেথড বলে দিই, ব্যাস আজকে অতটাই বলবো। আরেকটা মেথড বলে কমপ্লিট না শিফট হুম করে লিখুন। হ্যাঁ লেখো। Shift again subtract the answer in step 1 from next odd number that is 3 and so on until we get 0. And so on until we get 0. अच्छा अब नेक्स्ट ये वाला मेथड देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यही हम लोग लास्ट पढ़ेंगे आज, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो 225 को हमें फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन का मतलब যেটাকে বাংলাতে বলে লসাগু। ঠিক আছে, तो ये देखो कैसे करोगे। इसमें सबसे पहले किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। फिर 5 से ही करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 5 हाँ 9 हो जाएगा। फिर 3 से करते हैं। अच्छा पहले ना हमें छोटा डेटा लेना चाहिए, मुझे 3 से करना चाहिए था। कोई बात नहीं, चलेगा, ये भी चलेगा, कर लिए तो कर लेते, वैसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 1 3 ठीक है। नॉर्मली हमें स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर ही तो करते हैं ना, उसके बाद 5। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ पर अगर 225 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 5 into 5 into 3 into 3। ठीक है, 1 तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये 5 into 5 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 into 3 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है? अगर পেয়ার में है तो 2 की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा? एक দুটোর বদলে একটা নি না, আমাদের যদি দুটো জোড়া জোড়া নাম্বার থাকে, জোড়া জোড়া সংখ্যা থাকে, তাহলে দুটো 5 এর বদলে একটা 5 নেব। তাহলে এখানে দুটো 5 আছে, তার বদলে একটা 5, আর দুটো 3 এর বদলে একটা 3। ঠিক আছে, तो ये हो जाएगा। अब इसका हमें ऐसे सॉरी ऐसे पहले इसको एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। इसको हम लोग 5 into 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मैंने वही कर दिया पहले, ठीक है। अब 15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि दो 15 है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक 15, तो 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में 15 होगा। इस तरीके से ক্যালকুলেট করতে পারে, যেরকম আমরা লসাগু করি সেম ওই জিনিসটাই, কিন্তু এটাও তখনই বের হচ্ছে যখন পারফেক্ট স্কয়ার হবে, এই সব কটাই। যদি এটা পারফেক্ট স্কয়ার না হয়, পয়েন্ট পয়েন্ট থাকে, তখন কিন্তু এইভাবে বের করতে পারবে। পারফেক্ট স্কয়ার হবে তবেই না পারফেক্ট স্কয়ারের উপরে একমাত্র করা যেতে পারে। পারফেক্ট স্কয়ার ছাড়া মানে পারফেক্ট স্কয়ার যদি না হয় তাহলে আমাদেরকে এই মেথডটা কাজে দেয়, ঠিক আছে। এস্টিমেশন মেথডেও হয়, কিন্তু ওই দুটো। তো এটাই আজকে লাস্ট করি, তার নেক্সট দিন ওই দুটো মেথড আর অন্য একটা টপিক লিখেন। Right?